हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनॉमस बैच ऑफ रीलन सेतु जिसमें अपन पढ़ रहे हैं एनक्लेक्स। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम सबको पता है कि टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम है वो क्लास से नहीं निकालना है, स्टडी मटेरियल से नहीं निकालना है, आपको निकालना है अलग। जो टाइम आप सोते हैं वहाँ कम कर दीजिए, अगर आप बाहर जाते हैं वो कम कर दीजिए, रील देखते हैं वो कम कर दीजिए, जो अदर एक्टिविटी है वो कम कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस शॉर्ट वे नहीं है, मेहनत तो इसके लिए करनी पड़ेगी। सो अगर आप ये बैच देख रहे हैं तो इस बैच को पूरा देखें, कंटिन्यू देखते रहें। अपन स्टार्ट करते हैं अपना ऑटोनॉम्स बैच का नेक्स्ट चैप्टर, और वो है दैट इज चैप्टर 9, दैट इज एसिड बेस बैलेंस। देखो एसिड बेस में आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो है पीएच, और जो नॉर्मल पीएच होता है वो क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होता है, 7.35 टू 7.45। क्लियर है सर, ये एक रेंज है, पर्टिकुलर नंबर की बात करें दैट इज 7.40, तो आप इसको 7.4 भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो 35 है तो आप इसको याद रख लेना, 135 टू 145, 135 से 145 आपका सोडियम होता है। और भी याद रखो तो 35 से 45 सर आपका जो होता है वो होता है PaCO2। तो ये तीन आपको नंबर सिर्फ एक पीएच से याद रह जाएंगे। अब सर इस रेंज में कौन रखता है, तो इसको रखने के लिए अपनी बॉडी के पास तीन सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज बफर, सेकंड इज लंग्स एंड थर्ड इज किडनी। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, दैट इज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका बफर सॉल्यूशन होता है। जैसे आपका इसके पास होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है सर, इसका रेशियो मान लीजिए 1 है। और एक होगा बाइकार्ब HCO3, ये है 20, तो ये रहता है 20:1 के अंदर। कौन, बफर सॉल्यूशन के अंदर कौन, आपका कार्बोनिक एसिड एंड आपका बाइकार्बोनिक। दूसरा है सर यहाँ पे एच बी कैसे पीएच को मेंटेन करना है, ये शिफ्टिंग करता है विथ क्लोराइड। कैसे करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन आयन की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या करेगा, एच बी इसको बाइंड कर लेगा, एच बी के पास जाएगा हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड है इसको क्या कर देगा बच्चों, रिलीज कर देगा। अगर इसको उल्टा करें तो ओ OH में क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और क्लोराइड को क्या कर लेगा, बाइंड कर देगा। तो एसिडोसिस जब पेशेंट को होगा उस कंडीशन में आपको क्या बॉडी के अंदर इंक्रीज मिलेगा, क्लोराइड। थर्ड है आपका दैट इज प्रोटीन, अपन पढ़ेंगे थर्ड कौन सा है, फोस्फेट बफर सिस्टम। ठीक है। अब सर इनसे काम नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये सर एक्ट करता है विद इन मिनट। एक्टिंग टाइम क्या होगा इसका, विद इन मिनट। ठीक है, इनसे नहीं हुआ तो अपन सेकंड चलेंगे लंग्स के पास, जो इसका एक्शन टाइम है वो क्या होगा, मिनट टू हावर्स होगा सर, मिनट टू हावर्स। पहली चीज, लंग्स कैसे मेंटेन करेगा, बेस्ड ऑन द CO2, बेस्ड ऑन किसका बच्चों, CO2 के बेस पे। मतलब क्या हुआ कि जैसे बॉडी के अंदर पीएच बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है, ठीक है, उल्टा याद रखना। चलो अपन हाइड्रोजन आयन पे रहते हैं, हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर बढ़ा है, तो किसकी वजह से बढ़ा है, तो ये कहता है कि मैं CO2 के साथ पानी को मिलाकर क्या बनाता हूँ, कार्बोनिक एसिड H2CO3। आपको इनडायरेक्टली समझ में आ गया कि H2CO3 जो अपन पढ़ रहे थे बफर सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन बना रहा है, लंग्स बना रहा है, किसके थ्रू, CO2 के थ्रू। मतलब क्या करेगा ये, या तो CO2 को निकालेगा दैट इज एक्सेल, या इसका रिटेंशन करेगा। तो क्या होगा पेशेंट, या तो हाइपो वेंटिलेटर में होगा या हाइपर वेंटिलेशन में होगा। क्लियर है सर, इनसे भी पेश नहीं पड़ी तो कौन जाएगा, थर्ड किडनी के पास जाएगा। तो किडनी एक्ट कब करेगी, हावर्स से लेकर डेज में। अब यहाँ पे दिन लगते हैं, मतलब अगर किडनी मेंटेन कर रही है तो एसिड बेस बैलेंस क्या हो चुका है, क्रोनिक हो चुका है। ये कैसे करेगा सर, ये आपका जो हाइड्रोजन आयन है इसको बफर सॉल्यूशन के साथ बाइंड करेगा और क्या कर देगा, रिमूव कर देगा थ्रू यूरिन, पहली चीज। या फिर ये करेगा जो OH आयन है इसको बाइंड करेगा सोडियम के साथ और यूरिन के थ्रू निकाल देगा, दैट इज यूरिन सोडियम के साथ। तो सोडियम का भी लॉस होगा कब, जब एल्केलोसिस होगा। तो किडनी आपका थर्ड मैकेनिज्म है, ये मोस्ट पावरफुल होता है सर। तो मोर पावरफुल कौन होता है, किडनी। और जो प्राइमरी होता है वो जल्दी एक्शन लेता है, वो कौन है, बफर। क्लियर है। एक है सर पोटाशियम, इसका बहुत बड़ा अच्छा रोल है। कैसे है कि जैसे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब पीएच कम होती है, एसिडोसिस होता है, ठीक है, एक समझ लीजिए। तो ये क्या करता है, जो सेल के अंदर पोटाशियम होता है, हर सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, पोटाशियम होता है। तो ये पोटाशियम को बाहर करेगा और हाइड्रोजन आयन को सेल के अंदर ले लेगा। तो जो ब्लड के अंदर आपका हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा कौन, पोटाशियम। मतलब एसिडोसिस के अंदर क्या करेगा ये, हाइपरकैलेमिया। क्लियर है। ऐसी एल्कलोसिस में होगा, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन कम हुए, कहाँ पे सर, ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, ABG अपन ब्लड के करते हैं। हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है और बाहर क्या है, इधर पोटाशियम है, तो ये पोटाशियम सेल के अंदर चले जाएंगे और हाइड्रोजन आयन ब्लड के अंदर आ जाएगा। कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, बफर सिस्टम की तरह।
तो ये जो पोटासियम है वो कहाँ चला गया, सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हाइपोकैलेमिया। ठीक है बच्चों, तो एल्केलोसिस में हाइपोकैलेमिया अपन ने पढ़ा था जब इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस। ये इसका अपन जो इंडिकेटर होता है वो होता है CO2, याद रह जाएगा। मेटाबॉलिक का इंडिकेटर कौन होगा, HCO3 अपन पढ़ेंगे। अब CO2 इसका इंडिकेटर है, तो ऐसा क्या है कि एसिडोसिस हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि CO2 पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी कंडीशन जो CO2 को रिटेन करती है, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो CO2 अंदर रिटेन होगी, हाइपोवेंटिलेशन हो गया, पेशेंट कम सांस ले रहा है तो भी CO2 बाहर नहीं निकलेगी, एंड डिप्रेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम ही डिप्रेस हो गया, जैसे एनेस्थीसिया का पेशेंट है कोई, या फिर आप ओपियोड ले रहा है, मॉर्फिन वगैरह ले रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट का क्या होगा, CO2 बच्चों इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर, और ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो एसिडोसिस होगा। अपोज कीजिए, इसका अपोजिट होगा एल्केलोसिस, मतलब क्या होगा, CO2 निकलेगी बाहर, CO2 निकलेगी, बॉडी के अंदर CO2 कम होगी। ये कब होगा, ओवर स्टूमुलेशन, रिस्पायरेटरी ओवर स्टूमुलेट हो जाए, या फिर फीवर हो जाए, एंजाइटी हो जाए, पेशेंट को दर्द हो रहा है पेन की कंडीशन में, उस कंडीशन में बॉडी की CO2 लॉस होगी। जब लॉस होगी तो कार्बोनिक एसिड कम बनेगा, कम बनेगा तो क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। क्लियर है? ठीक है सर, LOC आपको देखना है डिसएरिथमिया, मैंने बताया था किसकी वजह से, पोटासियम की वजह से। ओके, इधर टिटेनी हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की कमी है। तो सर क्या करता है, मैंने आपको बताया था प्रोटीन क्या बफर सिस्टम है, तो प्रोटीन के पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के पास हाइड्रोजन आयन है, ये कहती है ब्लड को कि चलो मैं आपको हाइड्रोजन आयन देती हूँ, बट बदले में मुझे क्या चाहिए, ब्लड से ये कैल्शियम चुरा लेती है सर। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करने के लिए एल्केलोसिस के अंदर प्रोटीन अपना हाइड्रोजन आयन देती है, बदले में क्या लेती है, कैल्शियम लेती है। कैल्शियम लेगी तो कैल्शियम की क्वांटिटी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो सिम्टम आएंगे वो क्या होगा, टिटेनी होगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट याद रखना है, पहली चीज़। दूसरी, इमोशनल सपोर्ट करनी है पेशेंट को, अगर फीवर में है, एंजाइटी में है, तो कहना आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, दैट्स इट। देन एक आता है पेपर बैग। पेपर बैग में क्या करते हैं सर, ये आपका पेशेंट है, ठीक है, और आपने क्या किया कि इसके एक मुंह के आगे एक थैली लगा दी पॉलीथीन। अब उसको बोलो कि आप इसमें एक्सेल करो, मतलब इसमें ब्रीथ करो। पेशेंट ब्रीथ करेगा तो सर यहाँ पे CO2 आएगी। अब जो ये CO2 इस थैली के अंदर है, इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो वो चले जाएगी, अपन नहीं कैच कर पाएंगे। थैली के अंदर डाला तो बॉडी की जो CO2 इस थैली में आए, पेशेंट को वापस बोलेंगे CO2 लीजिए। अब जैसे पेशेंट इनहेल करेगा, ये CO2 बॉडी के अंदर आएगी, और जैसे CO2 इंक्रीज होगी, वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। अपने को वही तो चाहिए। तो ऐसे करके अपन पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ दिला सकते हैं, उसका एल्केलोसिस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर इधर की बात करें तो इंटरवेंशन में ऑक्सीजन, या फिर आप इसको याद रख लीजिए ऐसे कि पोजीशन देंगे पेशेंट को, पोजीशन या पोजीशन चेंज, लाइक आपका क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे टर्न कीजिए, ठीक है, और डीप ब्रीथ कीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइपोवेंटिलेशन है, पेशेंट कम सांस ले पा रहा है, तो डीप ब्रीथ करेगा तो CO2 बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। सेकंड है सर ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, जैसे मैंने ये बोला ऑब्स्ट्रक्शन, तो अपने पास दो पेशेंट होते हैं, एक होता है TT वाला, या फिर आता है ET ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। इन कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, मतलब सक्शन की नीड है। तो सक्शन अपने को एज ए इंडिकेटर कब करना है, तो याद रखना जो PaCO2 है वो कितना है, मोर देन 50 mmHg। मैंने कितना बताया था बच्चों, आपको 35 से 45 याद रखना है। अगर मोर देन 50 mmHg हो जाता है कौन, PaCO2, तो आपको सक्शन पेशेंट का कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं मेटाबॉलिक। अपना इंडिकेटर कौन होगा, HCO3। अब सर HCO3 का क्या होगा, लॉस होगा या गेन होगा, ज़्यादा होगा। कोज होगा डायबिटिक मेलाइटिस, एस्पिरिन जो एसिड है, एंड सीवियर डायरिया। अब देखो इन कंडीशन में क्या होता है, एसिडोसिस क्यों होता है, सीवियर डायरिया के अंदर जो आपका HCO3 है वो कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में बनता है। बहुत बढ़िया, पैनक्रियाटिक जूस, इसका क्या होगा, डायरिया के अंदर लॉस होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही HCO3 का लॉस होगा क्या होगा, एसिडोसिस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाई कार्ब था वो क्या हो गया, लॉस हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। डायबिटिक मेलाइटिस में डायबिटिक का पेशेंट है, तो इसमें क्या नहीं है, इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो, तो किसका हो रहा है, फैट या प्रोटीन का। तो फैट का अगर हो रहा है तो दैट इज कीटोन बनते हैं, कीटो एसिडोसिस आपने नाम सुना होगा। तो क्या बनेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायबिटिक वाले पेशेंट में क्या बनेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस। डिसएरिथमिया होगा क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा होगा। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब होगा। अब एक है कुस्मोल रिस्पायरेशन, ठीक है, एसिडोसिस है, आपको याद है, पोटासियम आपको याद है, तो K4 पोटासियम और K4 कुस्मोल ब्रीदिंग। इसमें क्या करेगा पेशेंट, डीप ब्रीथ करेगा। पहली चीज़ क्या, डीप ब्रीदिंग होगी, एंड रैपिड होगी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। अब देखो सर ऐसा क्यों कर रहा है पेशेंट, क्यों, क्योंकि पेशेंट के पास क्या हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है, मतलब CO2 बढ़ रही है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है,
कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे सर, अपन CO2 निकालेंगे। जैसे बॉडी के अंदर CO2 डिक्रीज होगी तो क्या डिक्रीज होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड डिक्रीज होगा बच्चों। इंटरवेंशन की बात करें, मॉनिटर करना है इनटेक एंड आउटपुट, कैसे मॉनिटर करना है, क्यों करना है। देख पहली चीज, फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो सर अपन RL दे देते हैं। नहीं, RL क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, एसिडोसिस के अंदर डिसएरिथमिया हो रहा है, मतलब पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो रहा है और आप और पोटाशियम दे रहे हैं, तो जो चॉइस ऑफ फ्लूइड होगा वो क्या होगा बच्चों, NS होगा। अगर सोडियम बॉडी के अंदर इंक्रीज है तो क्या करेंगे बच्चों, 0.9 नहीं देंगे, कितने देंगे, 0.45% NS दे देंगे। अगर कीटोन बन रहे हैं बॉडी के अंदर तो इंसुलिन देंगे, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, मॉनिटर द सर्कुलेटरी कोलैप्स बाय पॉलीयूरिया, पेशेंट का कोलैप्स हो सकता है। कीटो एसिडोसिस अगर पेशेंट को है तो सबसे पहले आपको एक IV लाइन लगाना है, देन उसको क्या करना, फ्लूइड एडमिट करना है, उसके बाद में इंसुलिन से उसको मैनेज करेंगे। क्लियर है। मेटाबॉलिक के अंदर डायूरेटिक क्यों होगा, डायूरेटिक के अंदर क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन का लॉस करती है। एक्सेसिव वोमिटिंग एंड GI सक्शन, देखो डायरिया हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइकार्ब का लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो एल्केलोसिस हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl का लॉस हो रहा है, एसिड का लॉस हो रहा है। कि अगर पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग या फिर GI सक्शन कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, HCl का लॉस होगा, पेशेंट को एल्केलोसिस होगा। अगर डायरिया हो रहा है, पैनक्रेटिक जूस का लॉस होगा, जो कौन HCO3 को मेंटेन करता है, बाइकार्ब मेंटेन करता है, तो पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ट्रीटमेंट में टिटेनी क्यों आ गया सर, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एल्केलोसिस के साथ क्या होता है, हाइपोकेलिमिया, तो टिटेनी के सिम्टम होंगे पेशेंट को और हाइपोवेंटिलेशन होगा। क्यों होगा सर हाइपोवेंटिलेशन, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, अब CO2 चाहिए। CO2 क्यों चाहिए, क्योंकि एल्केलोसिस हो रखा है, तो ये क्या करेगा, CO2 को रिटेन करेगा, हाइपोवेंटिलेशन, पेशेंट की बॉडी की जो CO2 उसको अंदर ही रखेगा, किसके लिए, टू मेक H2CO3 बाई कार्बोनिक एसिड। क्लियर है, सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है ABG। अब ABG गैस है, गैस कौन कौन सी है यहाँ पे, एक आपकी CO2 है जो कितनी होती है 35 to 45 mmHg, दूसरी कौन है PaO2 ऑक्सीजन जो कितनी होती है सर 85 to 100, राइट, आई थिंक mmHg। ठीक है, सबसे पहले अगर ABG करना है तो सबसे पहले वाइटल साइन लेना है, पहली कंडीशन। दूसरा, उसको चेक करना है कि कहीं आर्टेरियल लाइन तो नहीं है। ये किस लिए होती है, ICU के अंदर पेशेंट की ABG हर मिनट में या हर घंटे में या हर 15 मिनट में होती रहती है, तो क्या करते हैं सर, एक आर्टरी लाइन डाल देते हैं। थर्ड, अगर ऐसा नहीं है देन अपन क्या करेंगे, एलन टेस्ट करेंगे। सिंपल है। एलन टेस्ट क्यों करते हैं, एलन टेस्ट दो है, एक है एलन टेस्ट नॉर्मल, एक है सर मॉडिफाइड एलन टेस्ट। देखो एलन टेस्ट करने के लिए आपका पेशेंट का ये हाथ है, पेशेंट को बोलना है कि अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। ठीक है, पेशेंट मुट्ठी बंद क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो ब्लड इस मुट्ठी के अंदर है वो क्या जाएगा सर, इधर की तरफ जाएगा, सर्कुलेशन की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे चला जाएगा अपन क्या करते हैं, दोनों हाथ से, इधर आपकी रेडियल होती है, इधर अल्नार होती है, जो छोटी अंगुली है उधर अल्नार होती है, दोनों को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, अभी मेरा एक हाथ है तो मैं ये मान के चलता हूँ मैंने दोनों को कंप्रेस कर लिया। अब आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी मुट्ठी खोलिए। जैसे ही पेशेंट मुट्ठी खोलेगा, पेशेंट की मुट्ठी आपको व्हाइट दिखाई देगी। ठीक है, व्हाइट क्यों दिखाई, पहले या व्हाइट क्यों दिखाई दी, क्योंकि अब इधर सर्कुलेशन नहीं हो रहा। देन अपन क्या करते हैं, पहले अल्नार को रिलीज करते हैं, किसको, अल्नार को रिलीज करते हैं। अल्नार को रिलीज करते ही ये रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एलन टेस्ट है, मतलब अल्नार आर्टरी की पेटेंसी सही है। देन अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये था एलन टेस्ट। जो मॉडिफाइड एलन टेस्ट है उसमें क्या किया, सेम प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि भाई मुट्ठी बंद करो और एक जो दोनों को आप कंप्रेस करना ही करना है, लेकिन आपको रिलीज किसको करना है, ओनली अल्नार आर्टरी को रिलीज करना है। जैसे मुट्ठी खोलेंगे अल्नार आर्टरी को रिलीज कर देंगे। अल्नार आर्टरी को रिलीज करते ही अगर ब्लिंचिंग हो गई, ये वापस से क्या हो गई, विद इन 5 सेकेंड ब्लिंच हो गई, मतलब पिंक या रेड हो गई, देन ये नॉर्मल है। आप क्या करेंगे, एलन टेस्ट के लिए पॉजिटिव आ गया और आप ABG सैंपल ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मोर देन 10 सेकेंड लगती है इसको पिंक होने में, देन अपन वहाँ से उस हाथ से सैंपल नहीं लेंगे, दूसरे हाथ के पास चले जाएंगे। और अगर दूसरे हाथ में भी ये सेम दिक्कत है तो कहाँ जाएंगे, फीमोरल आर्टरी से सैंपल लेंगे। और अगर रेडियल आर्टरी नहीं मिलती है देन भी अपन क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी से सैंपल लेते हैं। तो एलन टेस्ट समझ में आ गया कैसे लेते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, एक सिरिंज होती है कितनी 2 ml की, और ये हिपेरेनाइज। ठीक है, अब सर अपन ने सैंपल ले लिया है कितना 2 ml। उसके बाद में क्या करना है, देखो अपन आर्टरी को पंचर किया है तो आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्लॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट तक कंप्रेस करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे याद रखना है 5 मिनट तक। और अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है लाइक एस्पिरिन, वारफेरिन, उस कंडीशन में आपको 10 मिनट तक क्या करना है, दबा के रखना है आर्टरी को। तो आपकी 10 मिनट की ड्यूटी तो आज यहीं लग गई। ठीक है सर, अब ये हो गया और आप क्या करोगे, उस सैंपल को विथ आइस, पेशेंट टेम्परेचर
और ऑक्सीजन मत सपोज आपका रूम एयर पे है तो आप लिखेंगे रूम एयर। दूसरा, अगर रूम एयर पे नहीं है पेशेंट, ऑक्सीजन सप्लाई पे है, तो जितनी ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है लाइक आपका O2 सप्लाई विथ द नेजल प्रोन और रेट कितनी है 4 लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको क्या ऑक्सीजन सप्लाई भी उस टेस्ट पेपर पे लिखनी है, उस रिपोर्ट पे लिखनी है जो आप भेज रहे हैं एबीजी के लिए। ओके, नेक्स्ट अपने पास अब रिपोर्ट आ गई सर। तो रिपोर्ट को असेस करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास कुछ पिरामिड है। सबसे पहले अपन रिस्पायरेटरी इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया PaCO2 होता है, मेटाबॉलिक इंडिकेटर आपका बाइकार्ब होता है HCO3। सबसे पहले पिरामिड स्टेप फर्स्ट दैट इज लुक द एबीजी रिजल्ट पीएच इज एलिवेटेड अथवा डिक्रीज। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएच को देखना है कि पीएच इंक्रीज है या फिर पीएच डिक्रीज है। पहली कंडीशन, ठीक है सर। पीएच इफ रिफ्लेक्टिंग एल्कोलिसिस पीएच इज डिक्रीज दैट एसिडोसिस। सबसे पहले बहुत अच्छी बात, अगर पीएच इंक्रीज है मतलब क्या है, मोर देन कितनी है सर, मोर देन 7.4। इससे ऊपर है तो उसको बोलेंगे एल्कोलिसिस। अगर नीचे है बिलो 7.40, इसको 0 लिख दो, तो क्या है एसिडोसिस। क्लियर है, डिक्रीज है इंक्रीज है, बहुत बढ़िया। लुक द PaCO2 इफ PaCO2 एलिवेट अथवा डिक्रीज इफ द रिफ्लेक्ट इज अपोजिट रिलेशनशिप। एक नाम सुना होगा बच्चों आपने, रोम। ठीक है, तो रोम का मतलब यहाँ पे क्या, रिस्पायरेशन अपोज करता है। मतलब क्या है कि अगर CO2 डिक्रीज हो रखी है, ठीक है, अपोज हो गया, पीएच इंक्रीज है CO2 डिक्रीज है, ऐसी कंडीशन है, मतलब ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, पीएच डिक्रीज है तो बच्चों CO2 क्या होगी, CO2 इंक्रीज होगी। अब सर ऐसे कैसे हुआ, देखो मैंने क्या बताया कि पीएच का इंक्रीज डिक्रीज को भूल जाओ अगर आप, तो पीएच इंक्रीज है मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, कम है। अब हाइड्रोजन आयन कम है, पीएच इंक्रीज है, हाइड्रोजन आयन कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि CO2 बॉडी के अंदर कम है। CO2 क्या है, कम है, और CO2 से क्या बनता है, HCO3 बनता है। तो होप सो ये रोम ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, जैसे पीएच इंक्रीज है लेकिन CO2 क्या इंक्रीज है, तो आप क्या करोगे, अब जाओगे नेक्स्ट देखो, डज नॉट रिफ्लेक्ट एक अपोजिट रिलेशनशिप द गो टू द पिरामिड स्टेप 3। अब अपन 3 के साथ जाएंगे। अगर ऐसा मिल गया, पीएच इंक्रीज थी CO2 डिक्रीज थी, यहीं रुक जाओ, ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। क्लियर है, ठीक है। लुक द HCO3 रिफ्लेक्ट कोरिस्पोंडिंग रिलेशनशिप विद द पीएच। मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच इंक्रीज है तो जो HCO3 होगा बच्चों वो इंक्रीज होगा, और अगर पीएच डिक्रीज है तो HCO3 क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज ME, मतलब मेटाबॉलिक क्या होगा, इक्वल होगा। पिरामिड स्टेप 4, अगर फुल कंपनसेशन हैज अकर कब, जब पीएच इज नॉर्मल रेंज। अब मैंने आपको एक चीज इनिशियली बताई थी कि बॉडी की पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है। अगर इस रेंज में है इसका मतलब या तो ये नॉर्मल है या क्या है कि बॉडी ने फुली कंपनसेट कर लिया है। क्या कर लिया बच्चों, कंपनसेट। तो ये अच्छे से याद रखना आपको, अगर ऐसी कंडीशन है कि क्वेश्चन के अंदर पीएच नॉर्मल रेंज में है तो बॉडी का फुली कंपनसेट है। एक फुली होगा, एक पार्शियल होगा और एक अनकंपनसेट होगा। देखो अनकंपनसेट का मतलब क्या है कि ओनली पीएच इंक्रीज है CO2 डिक्रीज है, बस बाकी सब क्या है, नॉर्मल है, दैट इज अनकंपनसेट। अगर पीएच इंक्रीज है CO2 डिक्रीज है तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर क्या है, एल्कलोसिस है। उसको कम करने के लिए HCO3 क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, HCO3 डिक्रीज होगा, HCO3 क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज पार्शियल कंपनसेट। और इसी के साथ HCO3 डिक्रीज है और आपकी बॉडी की पीएच की रेंज है वो नॉर्मल में है, 7.35 टू 4.5 है, देन ये आ जाएगा फुली कंपनसेट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नर्स इज केयरिंग द क्लाइंट विथ एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट अटैच टू द लो सक्शन। नर्स मॉनिटर द क्लाइंट मैनिफेस्टेशन विच डिसऑर्डर दैट क्लाइंट एट रिस्क फॉर। नेजोगैस्ट्रिक सक्शन चल रहा है पेशेंट का, तो कौन सा इम्बैलेंस पेशेंट को होगा। ओके, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया था, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग या सक्शन, एनजी सक्शन चल रहा है, एनजी इरिगेशन चल रहा है, तो यहाँ पे लॉस किसका होगा, HCl का। और जब HCl का होगा दैट इज मेटाबॉलिक, राइट, ये CO2 नहीं है, तो मेटाबॉलिक क्या होगा सर, एल्केलोसिस, क्योंकि एसिड का लॉस हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस 2 के साथ चले जाइए। एक क्लाइंट रिव्यू द एबीजी रिजल्ट ऑफ द क्लाइंट एंड नोटिस द फॉलोइंग, pH 7.45, PaCO2 30 एंड HCO3 इज 20। देखो pH आपको पता है और PaCO2 आपको मैंने बताई थी कितनी होती है, 35 से 45 mmHg। अब यहाँ पे कितनी है सर, 30 है, 30 है, मतलब क्या है,
CO2 डिक्रीज है, CO2 डिक्रीज है लेकिन पीएच क्या है, इंक्रीज है। पीएच कितनी है, 7.45, नॉर्मल कितनी होती है 7.40, तो क्या है, एल्केलोसिस है। अब पीएच क्या है, इंक्रीज है। ये अपोजिट वाला रिलेशन आ गया। रोम क्या बोल रहा है अपना, रिस्पायरेशन अपोजिट, तो मतलब प्रॉब्लम तो क्या है, रिस्पायरेटरी है। अब रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस का तो आपको पता चल गया कि सर पीएच इंक्रीज है, CO2 डिक्रीज है, तो ये रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस है। बहुत बढ़िया। लेकिन HCO3 इज 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे क्या है, HCO3 की रेंज देखते हैं और वो 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो नॉर्मल कितना होता है, बाई कार्ब होता है HCO3, तो 22 बाई कार्ब 22 और 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चलो, अब ये डिक्रीज हो रखा है, मैंने क्या बोला, ये डिक्रीज हो रखा है। मतलब यहाँ पे क्या है, जब पीएच इंक्रीज हो रही है, बच्चों पीएच इंक्रीज हो रही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए HCO3 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। HCO3 डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले से पेशेंट को क्या है, एल्केलोसिस है। और एल्केलोसिस को कम करने के लिए क्या होगा, किडनी कह रही है कि मैं अब HCO3 को बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये बढ़ा हुआ है पहले से। तो ये क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। चलो सर, किडनी कंपनसेट कर रही है, बट कौन सा, पार्शियल या फुली। अब इसके लिए आप वापस पीएच पे चले जाओ। पीएच कितनी है, 7.45। मैंने क्या बोला था कि अगर पीएच 7.35 से लेकर 7.45 की रेंज में है, मतलब ये फुली कंपनसेट है। तो जो क्वेश्चन है फुली कंपनसेट, देखो कंपनसेट अनकंपनसेट वाले भूल जाओ, अब कंपनसेट है। कंपनसेट में कौन सा है सर, ये तो आपने बताया कि CO2 डिक्रीज हो रही है, पीएच इंक्रीज हो रही है, अपोजिट वाला रिलेशन है, मतलब रिस्पायरेटरी है। और जब पीएच इंक्रीज हो रही है तो क्या है, ये एल्केलोसिस, तो दैट इज बी, रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस विथ फुली कंपनसेट। क्लियर। चलो, नेक्स्ट आता है सर आपका, दैट इज वाइटल साइन। सिंपल सा पढ़ेंगे, आपको सबको पता है वाइटल साइन क्या है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल, या जो आपकी वैल्यूज होती है। वाइटल साइन में ये टेम्परेचर आता है आपका, पल्स ऑक्सीमीटर या पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड आपका पेन असेसमेंट। इनिशियली मेजरमेंट के लिए ये टर्म याद रखना, जो बेस लाइन डेटा देती है। जैसे पेशेंट एडमिट हुआ, भले वो इमरजेंसी में आए, भले वो ओपीडी में आए, भले वो वार्ड में आए, तो जब आप पहली बार उसके जो वाइटल साइन करते हैं उसको बोलते हैं बेस लाइन डेटा। ये जो डिसीजन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट के वाइटल कब लेने हैं। अगर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है तो हर 1 घंटे में लेने हैं। अगर ब्लड चढ़ रहा है तो अपन इनिशियली 5 मिनट में लेते हैं, 15 मिनट में लेते हैं, लाइक दैट। अगर पोस्ट ऑप का पेशेंट है तो ब्लीडिंग को असेस करना है एवरी 5 मिनट। ऐसे करके क्या करते हैं, अगर फीवर की कंडीशन है तो साइन आपको 2 से 4 घंटे के अंदर रिपीट करना है, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आता है सर आपका सबसे पहले, दैट इज टेम्परेचर। नॉर्मल रेंज याद रखनी है। ओके, कैसे रखनी है, 97/99, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, मतलब 97 से लेकर 99 डिग्री तक होगा सर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो फीवर कब बोल देंगे, जब मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस की बात करें तो 36.1 से लेकर 37.1, मैं एक जोड़ रहा हूँ, 36.1 है, एक जोड़ रहा हूँ, 37.2, यहाँ पे एक जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ा डायरेक्ट 97 से 99। क्लियर है, 1 1 2 याद रह जाएगा। अब सर इसको एक याद रखने के लिए आपको क्या करना है, कि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि फ़ारेनहाइट है और इधर आपका सेल्सियस है, ठीक है। फ़ारेनहाइट की जो इनिशियल डिग्री होती है वो 30 से शुरू होती है, लेकिन इधर 0 डिग्री से शुरू होती है, पहली कंडीशन। दूसरी, ये 30 से शुरू होकर और ये 0 से शुरू होकर 100 तक जाती है, लेकिन फ़ारेनहाइट वाली 32 से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती है। मतलब क्या हुआ कि ये इनका जो दोनों का डिफरेंस है, 0 से 100, मतलब क्या आ जाएगा सर 100, और ये 32 से लेकर 212, मतलब ये लगभग आ जाएगा आपका 180। माइनस करेंगे 212 में से 32 को, 180। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए सर, 0 से 0 कट गया और इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये जाएगा 9। मतलब क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस का रेशियो है वो 5:9 है, मतलब 5/9 है। अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात से सहमत है। चलो, इस बात से सहमत है तो अपन क्या करते हैं सर, कि अपन निकालते हैं फ़ारेनहाइट। सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका सेल्सियस है, इसको सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। और सर ये ऑलरेडी +32 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +32। आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी को अपोजिट कर दो सर, कैसे अपोजिट करेंगे, कि मुझे सेल्सियस निकालना है। एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, अब सेकंड अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कि सर मैं इधर ले आता हूँ 7/5/9 + 32 बराबर F, उल्टा कर दिया मैंने फ़ारेनहाइट। अब इसको C को मैं यहीं रखता हूँ, बाकी इधर पटक देता हूँ सब कुछ।
तो ये कैसे होगा देखो, जैसे मैंने सी को यहाँ रखा तो एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, ये आपके दोनों फॉर्मूले होंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। फॉर्मूले आपको क्लियर है, नॉर्मल वैल्यू क्लियर है। अब टेम्परेचर लेंगे कहाँ से, द फर्स्ट वन इज ओरल, तो वेट करना है। अगर पेशेंट ने कुछ खा रखा है, भले ही वो पानी पिया हो, भले ही वो स्मोकिंग करी हो, भले ही वो कुछ खाना खाया हो, आइसक्रीम खाई हो, जो भी है, तो 15 से 30 सेकंड वेट करना है। कहाँ रखेंगे, पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टीरियर याद रखना है, पोस्टीरियर सबलिंगुअल सबको पता है। रेक्टल की बात करेंगे, लेफ्ट साइड पोजीशन देंगे और इंसर्ट कैसे करेंगे, टूवर्ड द अम्बिलिकल, पहली कंडीशन। दूसरी कितना इंसर्ट करेंगे, तो याद रखना, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, 0.5, 1 इंच और 1.5। अब ये बच्चा है, इन्फेंट है, यहाँ पे चिल्ड्रेन है और यहाँ पे क्या, एडल्ट है, तीनों हो जाएगा, 0.5, 1 इंच एंड 1.5, ठीक है, रेंज रह जाएगी। नोट टेकन, रेक्टली कब लेना नहीं है, दैट इज कार्डियक पेशेंट है, ब्लीडिंग का पेशेंट है, या फिर डिसएरिथमिया वाला कोई सीन है कार्डियक में, रेक्टल सर्जरी हुई है, या फिर डायरिया, फीकल इन्फेक्शन लाइक दैट, इस कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। सेकंड चीज, जो रेक्टल थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर एक जैसे होते हैं, तो इनको डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये तो ब्लू या व्हाइट होता है, लेकिन जो रेक्टल होता है ना, वो सर रेड होता है। क्या होता है बच्चों, थर्मामीटर इस साइड से यहाँ से रेड दिखेगा आपको, तो अगर रेड थर्मामीटर है मतलब ये रेक्टल थर्मामीटर है, रेड फॉर रेक्टल। चलो, एक्जिली टेम्परेचर की बात करें, ये लेस एक्यूरेट होता है देन सब ओरल, रेक्टल, टिपेनिक, टेम्पोरल। क्यों होता है लेस, क्योंकि ये एक तो एक्सटर्नल सरफेस में है और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंटरनल होता है, पहली चीज। दूसरा आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, जो नॉर्मल ओरल टेम्परेचर है, लाइक आपका 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पेशेंट का 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो जो एक्जिली टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री कम होगा, मतलब कितना होगा सर, 96। और जो रेक्टल है वो 1 डिग्री ज़्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 98। क्यों, क्योंकि ये रेक्टल और ज़्यादा इंटरनल होता है कंपेयर टू ओरल, ठीक है। तो रेक्टल 1 डिग्री प्लस होगा बच्चों, ये 1 डिग्री माइनस होगा, कौन, एक्सिलरी। नेक्स्ट अपन वाइटल साइन पे चलते हैं, दैट इज पल्स। पल्स में याद इतना रखना आपको, इंडिकेट किसको करती है, सर्कुलेटरी स्टेटस को, पेशेंट का सर्कुलेशन कैसा है। रेडियल होती है, R4 रूटीन चेकअप, ठीक है, पहली बात। कैरोटिड, दैट इज क्रिटिकल, या आप कैजुअलिटी या इमरजेंसी याद रख सकते हैं। तो कैजुअलिटी के अंदर कौन, कैरोटिड, कैजुअलिटी के अंदर कौन, कैरोटिड। ब्रेकियल, बीपी लेनी है तो किसको, ब्रेकियल, और अगर बच्चों है, बेबी है, तो उसमें ब्रेकियल असेस करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। एपिकल, दैट इज एक्यूरेट, एपिकल एक्यूरेट, और एक्यूरेट किसके लिए, बच्चों के लिए होती है। तो एपिकल पल्स अगर असेस कर रहे हैं तो फुली 60 मिनट तक असेस करना है, ठीक है। फीमोरल, दैट इज सर्कुलेशन किसका, ग्रोइन एरिया। एंड डोर्सल की बात करें तो पेरिफेरल परफ्यूजन को असेस करने के लिए करते हैं। क्या क्या असेस करेंगे, रेट, आपको सबको पता है, लेस देन 60 या मोर देन 100, ये सब पता है। रिदम, रिदम का मतलब क्या है यहाँ पर, रेगुलर, इरेगुलर। अगर रेगुलर है तो आप 30 सेकंड तक असेस करेंगे, अगर इरेगुलर है तो फुल 1 मिनट तक, मतलब 60 सेकंड तक असेस करेंगे। स्ट्रेंथ, दैट इज फोर्स, ये लाइक दैट। अगर +2 है तो मतलब नॉर्मल है, इजीली पाल्पेट हो रही है, दैट इज +2 देंगे। अब इसमें +2 याद रह जाएगा तो आपको 0 और 4 याद रखना है, बस बीच की वैल्यू नहीं रखनी। 0 का मतलब अब्सेंट होता है और +2 का मतलब नॉर्मल होता है, और 4 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या बाउंडिंग पल्स, जो सर्कुलेटरी ओवरलोड में आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है। इक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है सर, कि जो एपिकल पल्स है वो और जो आप रेडियल पल्स है वो क्या होगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एपिकल पल्स, एपिकल ए लिख रहा हूँ मैं और रेडियल को आर लिख रहा हूँ, ये दोनों बराबर होगी, बराबर होगी। मतलब अगर एपिकल आपकी 70 है तो रेडियल कितनी होगी, 70, तो 70 माइनस 70 0 आएगा, दैट इज इक्वलिटी। अगर ऐसा नहीं है उसको बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। मतलब अगर एपिकल पल्स आपकी 90 है, ठीक है सर, लेकिन जो रेडियल पल्स है वो कितनी है, 70 है, तो ये कितना डिफरेंस आ गया, पल्स डेफिशिएंट इज 20। ये किसको इंडिकेट करती है, वीक कॉन्ट्रैक्शन। पल्स का जो सेंटर होता है, पल्स जनरेटिंग सेंटर, दैट इज एस नोड, ठीक है बच्चों। अब एस नोड तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हार्ट मसल्स वीक हो चुकी है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं हो रहा, डिक्रीज हो गया कॉन्ट्रैक्शन या वीक हो गया कॉन्ट्रैक्शन। जब वीक होगा कॉन्ट्रैक्शन तो ब्लड सर्कुलेट भी क्या होगा, वीक होगा। उस कंडीशन में जो पेरिफेरी पल्स है वो क्या होगी, वीक होगी, कम होगी, ठीक है बच्चों। तो कम होगी उसी को बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। और किस कंडीशन में होती है, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन को। मतलब बेसिकली अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको पल्स डेफिशिएट सीन होगा, दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाओ, रिस्पायरेशन में 1 रिस्पायरेशन इक्वल होगा इंस्पायरेशन विथ एक्सपायरेशन, एक सांस अंदर ली और सांस को छोड़ा, दैट इज 1। कंट्रोल होगा बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेट आपको ऐड करनी है, लाइक आपका लेस देन 12 है या मोर देन 20 है, दैट इज ब्रेडियपनिया, एपनिया। या फिर एपनिया होता है ना, एपनिया का मतलब होता है 0, कोई सांस नहीं ले रहा, कब तक नहीं ले रहा, दैट इज 10 to 15 सेकंड, एटलीस्ट 10 सेकंड और मोर देन 15 सेकंड।
उससे ज़्यादा नहीं होता। 15 सेकंड के बाद अगर आपने 15 सेकंड तक असेस किया, कोई साँस नहीं ली, मतलब पेशेंट एपनिया में है, ठीक है। डेप्थ की बात करें तो लाइक डीप डीप ब्रीथ कर रहा है या शैलो कर रहा है, अचानक से कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, दैट्स इट। ओके, स्टेप डू आफ्टर पल्स काउंटिंग, होल्ड पेशेंट अनअवेयर। देखो, जैसे आपने पेशेंट की, ये हाथ है पेशेंट का सर, बहुत प्यारा हाथ बनाया मैंने, और आपने यहाँ से असेस कर रहे हैं, पल्स आपने ऐसे असेस कर रहे हैं, पकड़ रखा है, ठीक है। तो आपने 30 सेकंड तक पेशेंट की रेगुलर पल्स थी, आपने असेस कर लिया, अब आप हाथ को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हाथ को पकड़े रखना है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, पेशेंट की चेस्ट को देखेंगे और पेशेंट की ब्रीदिंग रेट काउंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पेशेंट को क्या लगेगा कि आप उसकी पल्स चेक कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट की आप एक्चुअली में क्या चेक कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो ब्रीथ असेस कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है। अगर पेशेंट की इर्रेगुलर थी पल्स तो 1 मिनट तक पूरी पल्स असेस करेंगे, फिर भी नहीं छोड़ेंगे, आप पकड़े रखेंगे हाथ को और उसकी ब्रीदिंग को असेस करेंगे। रेगुलर है, नॉर्मल है तो आप 30 सेकंड तक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2। अगर पेशेंट की ब्रीदिंग भी इर्रेगुलर है, देन अपन फुली 1 मिनट तक असेस करेंगे। क्लियर? रेट, रिदम, डेप्थ, इफर्ट, साउंड। नॉर्मली आपका जो ब्रीदिंग करते हैं, मैं या आप करते हैं, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, उसकी कोई साउंड नहीं होती, पता नहीं चलता है, ठीक है। एबनॉर्मल होगी, दैट इज एडवेंटियस, उसमें क्या होगी, एक साउंड होगी। और साउंड कौन सी होगी, द फर्स्ट वन इज वीजिंग साउंड। मतलब क्या है, वीजिंग से आप याद रख लो विसल, ठीक है, सीटी। अब विसल में क्या होता है सर, जैसे आपने बच्चों की विसल या पीटीआई की विसल देखी होगी, ऐसी होती है। तो यहाँ से वो क्या होती है, नैरो होती है। तो नैरो क्यों होती है, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब कौन सी साउंड, हाई पिच साउंड होगी। और ये कब होगी, कौन सी कंडीशन में सीटी बजती है, तो विसल कब बजती है, जब आप साउंड एयर को बाहर निकालते हैं एक्सपायरेशन में। कब, एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में, अगर एक्सपायरेशन के टाइम विसल साउंड आ रही है, दैट इज विजिंग। ओके, और ये बेसिकली किस में होती है, आपका पेशेंट को अस्थमा है या पेशेंट को सीओपीडी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर सेकंड साउंड है, दैट इज ट्राइडोर। अब डोर को मैं लिख देता हूँ सर, डूर मतलब क्या है कि जो डूर है, अपने लंग्स की डूर कौन है, एपिग्लोटिस। डूर कौन है सर, एपिग्लोटिस। अगर एपिग्लोटाइटिस हो रखा है, ग्रुप्स बोलते हैं, ये हो रखा है, तो उस कंडीशन में कौन सी साउंड आएगी, स्ट्राइडोर, और इसको बोलते हैं इमरजेंसी साउंड। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी साउंड, स्ट्राइडोर, इमरजेंसी साउंड, याद रह जाएगा। एक आती है आपकी थर्ड, दैट इज क्रेकल्स। क्रेकल्स में क्या होती है सर, क्रेकल्स, क्रेक, क्रेक का मतलब याद रखना, क्रेक होता है ना, क्रेक आ गया, कोई चीज़ के अंदर क्रेक आ गया, तो क्रेक आ गया मतलब यहाँ पे लीक हुआ है। और जब लीक हुआ है तो उसके अंदर क्या जाएगा, फ्लूइड जाएगा। तो अगर फ्लूइड के साथ एयर, एयर प्लस फ्लूइड है, देन आपको क्रेकल साउंड सुनाई देती है। ये किस में होगी, निमोनिया की कंडीशन में होगी, पल्मोनरी एडिमा हो गया, लाइक दैट। तो क्रेकल साउंड आपको कब सुनाई देती है, एयर विथ फ्लूइड होता है देन, उस कंडीशन के अंदर। तो क्रेकल, स्ट्राइडोर, विजिंग, तीनों साउंड है, एबनॉर्मल साउंड है, नॉर्मली कोई आपकी साउंड नहीं होती। देन आता है ब्लड प्रेशर। पहली बात, बेस्ट साइड को असेस करने के लिए तो आम होगी, कौन सी होगी सर, लेफ्ट साइड की होगी। अच्छा सर, बेस्ट साइड की बात करें तो ये अपना एक पेशेंट है प्यारा सा, ठीक है, ये और ये पेशेंट के हाथ बना देते हैं अपन, ठीक है। तो अगर इस पेशेंट की मैं ये राइट लिखता हूँ, ये लेफ्ट लिखता हूँ, तो अपने को कौन सी असेस करनी है, लेफ्ट साइड की बीपी असेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट का जो हार्ट होता है आपको पता है, और ये जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, ये एकदम कनेक्टेड होती है एरोटा से। तो यहाँ पे आपको ईजिली बहुत अच्छे से ब्लड असेस होता है। तो कौन सी, लेफ्ट आर्म अपन क्या करते हैं, वेस्ट साइड मानते हैं, पहली चीज। देन अवॉइड अप्लाइंग कफ ऑन द एक्सट्रीमिटीज इनटू विच, जिसकी या तो सर्जरी हो रखी है, लाइक आपका यहाँ पे राइट साइड है, तो पेशेंट अगर ब्रेस्ट वाले कोई फीमेल वगैरह है, तो अगर उसकी राइट ब्रेस्ट की सर्जरी हो रखी है, तो उस कंडीशन में आपको राइट साइड से बीपी नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। इफ द ब्रेकियल आर्टरी इज इन एक्सेसिबल, मतलब अगर इस साइड से आपको ब्रेकियल आर्टरी असेस नहीं हो पा रही है पेशेंट की, कोई भी कंडीशन हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, उन कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फीमोरल, सॉरी, जो आपका क्या होगा, लेग, लेग साइड से बीपी लेंगे, ठीक है, लेग कफ यूज करेंगे, लेग बीपी कफ यूज करेंगे। नोट स्मोक्ड अथवा एक्सरसाइज 30 मिनट बिफोर द मेजरमेंट। बीपी लेने से पहले पेशेंट ने कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज नहीं करी हो। और अगर पोजीशन की बात करें तो पेशेंट को क्या करते हैं, सीटिंग पोजीशन देते हैं, ठीक है सर। सीटिंग पोजीशन देने के बाद भी आपको 5 मिनट तक वेट करना है। पेशेंट को बोल दीजिए कि आपसे आराम से बैठ जाइए या आराम से लेट जाइए। जब उसको 5 मिनट हो जाए, देन अपन बीपी असेस करते हैं। अब देखो, बीपी असेस कर रहे हैं, मैंने ये आपको डायग्राम बनाया था, वो सेम डायग्राम मैं इधर बनाने की कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है। ओहो! ठीक है, ये बना दिया। अब यहाँ पे अपन पेशेंट को क्या करते हैं, एक बीपी कप बाँधते हैं, ठीक है? ये आपने ऐसे बीपी कप बाँध दिया। अब बीपी कप बाँधते हैं तो इसकी जो विड्थ और लेंथ होती है ना, जो आर्म की होती है उसका कितना करती है सर, 2/3 होता है, उसको कवर करती है। पहली चीज़, 2/3 जो एरिया है उसको ये बीपी कफ आपका कवर करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये ज़्यादा बड़ा होता है, तो बीपी कम आता है,
अगर लूज होता है तो बीपी में फॉल्स आता है, अगर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो बीपी, ये एब्नॉर्मलिटीज आपको इस बीपी कर्व के अंदर सीन होती है। तो नॉर्मली आपको क्या याद रखना है कि जो बीपी कर्व का साइज होता है ना, वो आपको जैसे एडल्ट है तो उसका 32 आपका 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर थाई की बात करें, थाई का होगा तो ये 20 टू 42 सेंटीमीटर होना चाहिए। बस 2 याद रख लो। मोस्टली मैं ये कहता हूँ थाई वाला याद रखो, 20 से लेकर 42 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो थाई से ही पूछेगा। 20 टू 42 सेंटीमीटर क्या बीपी कप का साइज। ठीक है सर, ये बीपी असेस कैसे करते हैं? देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक लाइन लगी होती है, एयर इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक, अब इसको दबाएंगे, जैसे जैसे इसके अंदर एयर जाएगी, जैसे जैसे एयर जाएगी यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो जो आर्टरीज है आपकी ब्रेकियल आर्टरीज, ठीक है सर, इसका ब्लड क्या होगा, कंप्रेस होगा, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद हो जाएगी तो यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, स्टेथ लगा रखा है, स्टेथ। तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। पहली कंडीशन, पहले आपने इसको बांधा, फिर आपने इसको इन्फ्लेट किया और आपने यहाँ पे स्टेथ लगा रखा अपने कानों में और आप इन्फ्लेट करते जा रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेट करते करते आप गए एक कंडीशन पे, साउंड बंद हो गई, मतलब ये सर्कुलेशन अब बंद हो गया। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जितने पे सर्कुलेशन बंद हुआ है, इमेजिन कीजिए 140 mmHg आपने मर्करी का प्रेशर लगाया और उस कंडीशन में वो बंद हो गई, साउंड नहीं आ रही, उसका आप क्या करेंगे, प्लस 40 और बढ़ाएंगे, मतलब 180 तक जाएंगे। अब क्या करेंगे, 180 तक। ठीक है, ये इधर आपका मर्करी वाला स्पाइगनोमीटर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 180 तक इसको और बढ़ा देंगे। यहाँ पर पहुँच गए सर 180 mmHg। अब यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे एयर को। ठीक है, कितना, ये 1 से 2 पर सेकेंड होता है। तो मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम 90 सेकेंड लग जाती है बीपीएसएस करने में, 1 से 1.5 मिनट। जैसे जैसे इसको रिलीज करेंगे सर, यहाँ पे आएंगे वापस से आप, जैसे जैसे रिलीज करेंगे ये प्रेशर रिलीज होगा, कौन सा, कफ वाला प्रेशर रिलीज होगा, तो जो आर्टरी के अंदर ब्लड है, आर्टरी के अंदर ब्लड वो कहाँ जाएगा सर, इधर की तरफ सर्कुलेट होगा, मतलब ये अब आर्टरी ओपन होगी वापस से। जैसी आर्टरी ओपन होगी आपको एक साउंड सुनाई देगी, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा होगा बच्चों, सिस्टोलिक बीपी। बहुत बढ़िया। अब सिस्टोलिक बीपी हुआ क्यों, क्योंकि जो इधर का प्रेशर था, ठीक है, किसका, जो बीपी कफ के ऊपर आपने प्रेशर लगा रखा था, और जो आर्टरी का प्रेशर था, वो दोनों इक्वल हो गया। इक्वल होते ही क्या होगी, आर्टरी ओपन हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन, धीरे धीरे इसको और रिलीज करते रहेंगे, रिलीज करते रहेंगे, रिलीज करते रहेंगे, तो दो क्या होगा, ये प्रेशर कौन सा, आर्टरी का और बीपी कप में और डिक्रीज होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे सर, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये पहली जो साउंड आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और ये जो लास्ट में साउंड आती है, जहाँ पे साउंड आना बंद हो जाता है, देन बोलेंगे डायस्टोलिक। तो अगर मैं इसको नॉर्मली अपन ऐसे रखते हैं कि अगर लेस देन 120 पे पहली साउंड आई, दैट इज सिस्टोलिक, और 18 के ऊपर बंद होगी, दैट इज डायस्टोलिक। तो लेस देन 120 से लेकर 80 तक अगर बीपी है तो वो क्या है, नॉर्मल है। लेस देन 90 mmHg दैट इज सिस्टोलिक, और लेस देन 60 mmHg डायस्टोलिक। उस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ तक क्या है, नॉर्मल है। अगर पेशेंट की 100 है तो भी नॉर्मल है, 95 है तो भी नॉर्मल है, 75 है तो भी नॉर्मल है, लाइक दैट। ओके, सिस्टोलिक एलिवेटेड कब बोलेंगे, 120 से 129 तक है, 129 बच्चों 129 तक है। डायस्टोलिक यहाँ पे आपका 80 है, याद रखना। अगर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है तो उसमें डायस्टोलिक नॉर्मल ही है। बात किसकी हो रही है, सिस्टोलिक की। सिस्टोलिक 129 से कम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टेज फर्स्ट जाएंगे, अब स्टेज फर्स्ट में जाएंगे तो बीपी दोनों बढ़ेगी, दैट इज 130 से लेकर 139 तक, और उधर 80 से 89 तक, याद रह जाएगा, 80 से 89, 130 से 139 दोनों बड़ी। बीपी बोल देंगे कि पेशेंट का कौन सी कंडीशन है, स्टेज फर्स्ट में है। तो सेकंड स्टेज किसको बोलेंगे, दैट इज एटलीस्ट 140 या उससे अबो, और डायस्टोलिक एटलीस्ट 90 या उससे अबो। तो उस कंडीशन को बोल देंगे सर स्टेज 2 हाइपरटेंशन। बहुत बढ़िया। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर सिस्टोलिक बीपी 180 हो जाए, उल्टा हो जाए, कौन सा उल्टा, मैंने कितना बोला था, डायस्टोलिक 80 है सर, ये तो 180 हो गया, कौन, सिस्टोलिक। तो मैंने सिस्टोलिक कितना बोला था सर, 120, वो डायस्टोलिक हो गया। 180
सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक, दैट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सो बीपी आपको नॉर्मली बेसिकली पता चल गया कैसे असर करते हैं कैसे नहीं करते। नेक्स्ट आ जाओ सर पल्स ऑक्सीमीटर, सबको पता है पल्स ऑक्सीमीटर वर्क करता है किसके ऊपर, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मतलब क्या है कि अगर आप ने पल्स ऑक्सीमीटर लगा रखा है, ये वाली मशीन लगा रखी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लाइट नहीं होनी चाहिए और अगर सनलाइट आ रही है तो उस फिंगर को कवर कर दीजिए। और फिंगर कौन सी यूज़ करते हैं, बेसिकली फिंगर, ईयर लोब, लिप्स, आपका नोज टिप, ये यूज़ करते हैं। बच्चों में खास करके टॉयज जो पैर वाली अंगुली है वो यूज़ करते हैं। अगर आप फिंगर पे लगा रखे तो उस फिंगर को कवर कर दीजिए, गोज पीस, बैंडेज या कुछ भी उसके ऊपर रख दीजिए अगर लाइट आ रही है तो। क्यों? क्योंकि वो उसकी रीडिंग को अफेक्ट करेगा। देन आता है सर बीर लैम्बर्ट लॉ। बीर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि ये कुछ लाइट यूज करते हैं, दैट इज रेड लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट, और ये दोनों क्या करता है, एचबी होता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता। उस बेस पे क्या आती है, एक रीडिंग आती है, एक रिफ्लेक्शन आता है। क्लियर है? तो जो रेड लाइट होती है उसको कितनी होती है 660 एनएम एंड इंफ्रारेड होती है वो 940 एनएम। क्लियर? साइट फॉर द प्रो प्लेसमेंट यहाँ पे बताती है फैक्टर कोजिंग द फॉल्स रीडिंग। अब ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो फॉल्स रीडिंग दे सकते हैं, लाइक पेशेंट कोल्ड कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रीडिंग नहीं आएगी पेशेंट की। या जो मैंने आपको लाइट वाला सीन बताया कि सनलाइट आ रही है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। पेशेंट का सर्कुलेशन कम है, बीपी आपकी लो साइड है, का नेल पॉलिश, क्या बच्चों, नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश करके हॉस्पिटल में नहीं जाना, पेशेंट को बोलना खास करके, वो उसकी रीडिंग नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो अपने पास रीडिंग नहीं आएगी। एसपी2 कितना होता है नॉर्मल, 95 टू 100%। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सर पेन, बहुत इंपॉर्टेंट, फिफ्थ एंड लास्ट वाइटल साइन। ये सब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट ने ये बोल दिया कि मुझे तो 10 नंबर वाला दर्द हो रहा है, तो भाई आपके पास कोई मशीन नहीं है कि आप बोलोगे नहीं तुम्हें तो 9 नंबर वाला हो रहा है। जो पेशेंट ने बोल दिया वही सही है, भले पेशेंट को दर्द ना हो रहा हो, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव डेटा। वाट एवर द पेशेंट से इट इज, जो पेशेंट ने बोला वही है। अपने पास कोई टूल नहीं है कि पेशेंट को बोल दें कि अच्छा आप तो झूठ बोल रहे हो। क्लियर है? एक्यूट या ट्रांसिएंट पेन, बहुत बढ़िया। पेशेंट को एक्यूट दर्द हो रहा है, ट्रांसिएंट हो रहा है, मतलब ये क्या है, लेस देन 6 मंथ वाला पेन है, पेशेंट को अभी हुआ, अचानक से हुआ, दैट इज एक्यूट, लाइक आपका चेस्ट पेन है ना। क्रोनिक तो एपिसोडिक पेन, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। एपिसोडिक दैट इज माइग्रेन पेन, पेशेंट को एक एपिसोड आ रहा है, वो 6 घंटे तक चल रहा है, 7 घंटे चल रहा है एपिसोड, 5 घंटे तक चल रहा है, लाइक दैट एपिसोडिक। क्रोनिक तो परसिस्टेंट नॉन कैंसर पेन, ये क्या है, ऐसा पेन जो कैंसर की वजह से नहीं है, तो जो कैंसर पेन है उसकी अलग कैटेगरी, दैट इज कैंसर पेन। और आइडियोपैथिक पेन, एक ऐसा पेन जिसका कोई कारण पता नहीं है कि मुझे तो इस अंगुली में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। तो ये टाइप है। आस्क द क्लाइंट डिस्क्राइब पेन इन द टर्म लाइक टाइमिंग, कब से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सीवियरिटी कितना ज़्यादा है कम है, क्वालिटी, एग्रीवेटिंग, आपको कब ये ज़्यादा दर्द होता है, मतलब ये एग्रीवेट कैसे होता है, इंक्रीज कैसे होता है, एंड कौन से फैक्टर हैं और क्या रिलीफ मेजर, आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कौन सी दवाई खाते हैं। यूज द, एक होता है फ्लैश, दैट इज फेस, एफ फॉर फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, मतलब यहाँ पे आप सैडनेस लिख सकते हैं। तो फ्लक और फ्लक तक चल, ठीक है, याद रख जाएगा फ्लक। अब फ्लक या फिर होता है एक फेस स्केल, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रेन एंड हु कैन नॉट कम्युनिकेट। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल याद रखें, नंबर होते हैं। नंबर क्या होते हैं सर, 1 से लेकर 10 तक होते हैं। अगर 1 टू 3 है बच्चों, क्या है 1 टू 3 है, दैट इज माइल्ड, ठीक है। एंड 4 टू 6, अगर ये 4 टू 6 है दैट इज मॉडरेट, दैट इज मॉडरेट। और अगर ये 7 टू 10 है दैट इज सीवियर। तो ये आपको याद रखना है पहली बात। अब ये मैंने इसलिए क्यों बताया, क्योंकि जो माइल्ड होता है उसके अंदर क्या देंगे अपन, नॉन स्टेरॉइड, लाइक आपका पीसीएम दे दिया, ठीक है, डाइक्लोफेनिक, डाइसाइक्लामिन, ये टैबलेट देंगे। जो मॉडरेट है, जो मॉडरेट पेन है उसमें माइल्ड ओपियोड देंगे, माइल्ड ओपियोड। चलो माइल्ड ओपियोड का एग्जांपल बताओ बच्चों, लाइक आपका ट्रामाडोल, ठीक है। देन सीवियर पेन है, सीवियर में स्ट्रॉन्ग ओपियोड देंगे, कौन से देंगे, स्ट्रॉन्ग ओपियोड, स्ट्रॉन्ग ओपियोड। और स्ट्रॉन्ग ओपियोड का कोई भी एग्जांपल है, मॉर्फिन। समझ में आ गया? मोस्ट कॉमनली जो स्केल यूज होता है दैट इज न्यूमेरिकल। कितने टाइप का है, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया। देन आता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब पेशेंट क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि मुझे नो पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है, अनबियरेबल जो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेन। एक होता है विजुअल एनालॉग, मतलब क्या है यहाँ पे, नो पेन और
अनबियरेबल पेन, 2 ही क्राइटेरिया बस। क्लाइंट डिजाइन पॉइंट एट द स्केल कोरिस्पॉन्डिंग टू देयर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेन सीवियरिटी एंड द टाइम ऑफ द असेसमेंट। बस आप पेशेंट को बोलो कि ये इतना लंबा है कोई चीज़ और उसमें आपको कितना तक दर्द होता है। पेशेंट अगर यहाँ हाथ रख दिया तो मतलब ये तो 10 गया स्कोर, ठीक है। दैट इज विजुअल एनालॉग स्केल। ओके, एक होता है सर ये वाला, दैट इज वूम बेकर स्केल, या इसको बोलते हैं फ्लक, या इसको बोलते हैं फेस। तो फेस स्केल में आपको सिंपल याद रखना है, अगर आप स्माइली फेस है, हंस रहे हैं, ठीक है, पेशेंट आपका हंस रहा है मतलब नो पेन है। अब पेशेंट क्या हंस तो नहीं रहा सर, ठीक है, थोड़ा सा हंस रहा है, लेकिन इधर देखो इस साइड वाला पेशेंट क्या कर रहा है, ऐसे से बैठा हुआ है, थोड़ा सा नाराज सा दिख रहा है, दैट इज हार्ड लिटिल बिट। पेशेंट को थोड़ा दर्द है, कम दर्द है। अब यहाँ पे देखो पेशेंट कोई कोई सीन नहीं कर रहा, एकदम चुपचाप बैठा है, ठीक है, कोई स्माइल नहीं कर रहा, ना आपका गुस्सा है, ना, दैट इज हार्ट बट लिटिल मोर, दैट इज 4 नंबर। अब क्या हुआ, पेशेंट थोड़ा-सा ऐसे गुस्से में दिख रहा है, दर्द में दिख रहा है, ऐसे अपना मुँह ऐसे कर रखा है, ठीक है? उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट इवन मोर, दैट इज़ 6 नंबर। और पेशेंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे गुस्से में से दिख रहा है, ऐसे बिल्कुल मुँह लटका रखा है, नाराज़ सा दिख रहा है, दैट इज़ 8। और अगर रोने क्राई स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ हार्ट, तो 10 नंबर देंगे इसमें। तो ये किस में यूज़ करते हैं अपन? बच्चों में यूज़ करते हैं बेसिकली, बच्चे या जो इन्फेंट होते हैं, उन कंडीशन में। जिनके साथ अपन कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उन कंडीशन में क्या करेंगे, फेस स्केल यूज़ करेंगे। याद रह जाएगा? ओके, तो न्यूमेरिकल एंड आपका फेस स्केल यूज़ होता है बेसिकली। लास्ट लेबोरेटरी वैल्यू दैट इज़ ब्लड सैंपल। सबसे पहले आपको ब्लड सैंपल लेना है। एक तो होता है कि सर अपन पेशेंट की ये आर्म है और यहाँ पे नीडल डालते हैं और पंक्चर करते हैं और सैंपल ले लेते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, कैनुला है, ठीक है बच्चों? एक तो कैनुला है और एक आपके पास पेशेंट की पिक लाइन है। पिक लाइन या सेंट्रल लाइन जो भी है। ठीक है, उन दोनों कंडीशन में आप सबसे पहले याद रखना, कैनुला जब अपन लगा रहे हैं, जब इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आपने कुछ भी पेशेंट को नहीं दिया है, ऑन द स्पॉट अपन सैंपल ले सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, ऐसे नहीं कि कैनुला 3 दिन पुराना है और अपन ने ब्लड सैंपल ले लिया, चलो सर नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, उससे पहले अपन क्या करेंगे, कैनुला लगा दिया, कैनुला लगाने के बाद पेशेंट की जो आर्म है वहाँ पे एक टर्निक्यूट बांधेंगे और सपोज यहाँ पे कैनुला लगा हुआ था, अब यहाँ पे कैनुला लगा हुआ उसको फ्लश करेंगे, पहली चीज़। फ्लश किसके साथ करेंगे सर, 5 से लेकर 10 ml सिरिंज तक, 5 ml भी ले सकते हैं मिनिमम, और लेस देन 10 ml एनएस लेंगे, फ्लश करेंगे। फ्लश करने के बाद विथड्रॉल करेंगे, क्या, ब्लड। और जो विथड्रॉल करेंगे 5 ml ब्लड, उसको डिस्कार्ड करेंगे बच्चों, पहली चीज़। डिस्कार्ड करने के बाद में क्या करेंगे, फिर से एक सैंपल लेंगे 5 ml जितना आपको चाहिए, ठीक है। सैंपल ले लिया, वो अपना क्या होगा, लैब के लिए अवेलेबल होगा, ऐसे उसमें करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, फ्लश कर देंगे 5 ml एनएस और। क्लियर। पिक लाइन में क्या करेंगे, टर्निक्यूट नहीं बांधेंगे क्योंकि पिक लाइन है, तो पिक लाइन को पहले क्लीन करेंगे, ठीक है, उसको जो पोर्ट होता है उसको, और उसके अंदर एक फ्लश करेंगे 5 या 10 ml, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 10 ml यूज़ करते हैं क्योंकि पिक लाइन थोड़ी बड़ी होती है, लेंथ में होती है, बट 5 से मिनिमम और 10 ml। अब सर आपने फ्लश कर दिया, उसके बाद में फिर से विथड्रॉल करेंगे 5 ml ब्लड, उसको डिस्कार्ड करेंगे। देन आप सेकंड टाइम वाला जो सैंपल लेंगे उसको लैब के लिए भेजेंगे, बहुत बढ़िया। देन अपन क्या करेंगे, फिर से एक फ्लश करेंगे, जो आपने पिक लाइन के अंदर ब्लड आया उसको वापस बॉडी के अंदर जाने के लिए। तो पिक लाइन में क्या रहेगा, बेसिकली एनएस रहेगा। क्लियर है। फ्लश कर दिया, सैंपल लिया, वापस फ्लश कर दिया, ये हो गया। देन आता है एक्टिव एपीटी। अब देखो एपीटी है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये किसको मेजर करता है, सब फैक्टर को एक्सेप्ट फैक्टर 7 एंड 13। तो यहाँ पे याद रखना है 13, 7 नहीं, ठीक है। तो 13, 7 नहीं, और नहीं से याद रखना हिपेरिन। किसका साथ नहीं, हिपेरिन का। मतलब एपीटी कब यूज करते हैं, हिपेरिन में यूज करते हैं। 13, 7 कब नहीं है, एपीटीटी में। हिपेरिन की कंडीशन में किसको अपन असेस करते हैं, एपीटीटी को, और उसमें अंदर कौन सा फैक्टर असेस नहीं होता, दैट इज 13, 7। तो सर 13 और 7 में से 7 को अपन अगर असेस करना चाहें तो क्या करेंगे सर, अपन पीटी या आईएनआर करेंगे। बहुत बढ़िया। अब बेसिकली जो पीटी आईएनआर होता है उसमें कौन सा फैक्टर असेस होता है बच्चों, 7 नंबर, 7 नंबर, याद रह जाएगा 7 नंबर। और 7 नंबर पीटी है, आईएनआर है, तो 7 है, तो 7 किसका है, वारे 7, ठीक है। वारे 7, तो वारे का लिख लेना वारफेरिन। तो वारफेरिन की कंडीशन में क्या करते हैं, पीटी करते हैं, पीटी आईएनआर, ठीक है। अब सर एपीटीटी की जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल जो रेंज है वो होती है सेकंड में, तो 30 से लेकर 40 सेकंड तक होती है। ये सॉरी, ये क्या है, एक टाइम है, एक वैल्यू है, तो सेकंड में होगी।
ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन या आईएनआर एक रेशियो है। तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है आईएनआर की, क्योंकि रेशियो है सर। तो दोनों को लिख लेते हैं, अपने पीटी को लिख लेते हैं पहले। नॉर्मल जो पीटी होता है आपका वो 11 से लेकर 12.5, या मैं इसको लिख लेता हूँ 13, ठीक है। तो 13/7 मैंने बताया था सर आपको, 13/7 13/7। तो लगभग ये क्या होता है, लेस देन 13 होता है। लेस देन 13 का मतलब यहाँ पे 11 से लेकर 13 तक है। 13 का मतलब 12.5 है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। एग्जैक्ट आपको जो वैल्यू याद रखनी है वो 13 नहीं रखनी, कितनी रखनी है, 11 से लेकर 12.5 सेकेंड होता है। लेकिन आईएनआर क्या है, अनार है, आईएनआर है। आईएनआर कितना होगा सर, 0.81 से लेकर 1.82। अब देखो ये भी 12 ही है, लेकिन याद ऐसे रखना आपको, 12 12 के रेशियो है तो 1.02 से लेकर इधर 0.8, तो 0.8 से लेकर 1.2, 12 याद रह जाएगा। 13 12 7, 13 12 7, चलो 13 याद रह जाएगा, 12 याद रह जाएगा, 8 12 याद रह जाएगा। रेशियो है तो पॉइंटों में आएगा। चलो ठीक है। अब ये नॉर्मल रेंज थी सर, लेकिन आपने बोला कि हम यहाँ पे पेशेंट को हिपेरिन दे रहे हैं। तो हिपेरिन दे रहे हैं तो इसके लिए एक रेंज होगी, क्यों, क्योंकि ये बढ़ेगा। तो ये कितना बढ़ सकता है, दैट्स इट। तो इसको बोल सकते हैं आप 1.5, मतलब 1.5 से लेकर 2.5, 2.5 टाइम तक अगर है तो ये नॉर्मल है। कौन से पेशेंट के लिए, जिसका हिपेरिन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों 15 से, तो कितना जाएगा, चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो, 45 सेकेंड। समझ में आया, नहीं आया, करो मल्टीप्लाई। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45। चलो 25 को 40 से करो, जल्दी जल्दी करो, 25 चौका 100 सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि अगर 45 से लेकर 100 सेकंड तक हिपेरिन वाला पेशेंट है, उसकी अगर एपीटीटी है तो नॉर्मल है। अगर सर ये मोर देन 100 है तो बच्चों किसके चांस है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ब्लीडिंग, पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी। और अगर लेस देन 45 है तो क्या है, क्लोट बन जाएगा। और हिपेरिन क्यों दे रहे हैं, क्लोट ना बने। तो नॉर्मल रेंज कितनी रखनी है, 45 से लेकर 100। बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा। 1.5 से लेकर 2.5 गुना, 1.5 से 2.5 गुना कितना होगा सर, 1.5 से लेकर 2.5, मतलब नॉर्मल कितना होगा सर, 30 से 40। आपका मेरा 30 से 40 है, गुना करेंगे 1.5 से 2.5, तो ये चला जाएगा सर 45 से लेकर 100। तो मोर देन 100 हो गया, मतलब ब्लीडिंग के चांस हो गए। सर नहीं, लेस देन 45 हो गया तो क्लोट बन जाएंगे। तो रेंज कितनी रखनी है, 45 से 60। तो हर 6 महीने में पेशेंट का एपीटीटी करवाते हैं, हिपेरिन वाले का, जिनकी क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जिनकी लंबी चलती है। आईएनआर वाला भी ऐसा ही सीन है। तो नॉर्मल कितना बताया मैंने, सर आपने बताया था 11 से 13। तो सर वारफेरिन वाले पेशेंट के लिए कोई रेंज होगी, बहुत बढ़िया। तो ये कितना होगा, ये होगा सर 1.5 से लेकर 2 टाइम। अब मतलब क्या है यहाँ पे कि नॉर्मल जो है आपका वो कितना होगा, 1.5। तो अगर मैं इसको 13 वाले 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों कितना चला जाएगा, 25 सेकंड। तो अगर मोर देन 25 सेकंड पीटी हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो रहा है, तो ब्लीडिंग होगी। ओके, तो ये आपका था पीटी, आईएनआर। और नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, दैट इज लिपिड। अब लिपिड, व्हाट इज लिपिड, 3 लिपिड है। द फर्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका विटामिन डी हो सकता है, आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, बाइल्स हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड में 3 से आपको शब्द दिख रहे हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसमें क्या होगा, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल प्लस ट्राई। ट्राई कौन होगा सर, 3 फैटी एसिड। बहुत बढ़िया, 3 फैटी एसिड, ये क्या स्टोर एनर्जी है। ओके, देन आता है लाइपोप्रोटीन। मतलब क्या है यहाँ पे, एक तो आपका लिपिड है प्लस बच्चों प्रोटीन है, लिपिड प्लस प्रोटीन, दैट इज लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन के अंदर सब डिवीजन होती है 3 टाइप की। कैसे होती है देखो, एक होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज एचडीएल। दूसरी होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल। थर्ड होती है सर, दैट इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। अब एचडीएल क्या, क्या लाइपोप्रोटीन क्या, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, पहली बात। ठीक है, ऐसी प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ से, लीवर से ब्लड और ब्लड से लीवर। अब जो ब्लड से लीवर तक जाती है, दैट इज, ब्लड से जो लीवर में जाती है, ब्लड से लीवर तक जाती है बच्चों, लीवर तक जाती है, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। अगर लीवर से ब्लड में आती है, दैट इज लो डेंसिटी लाइप। तो ये जो है लो डेंसिटी या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यह क्या करती है, ब्लड के अंदर जमा हो जाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, जो आपने नाम सुना होगा। मतलब यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसको छोटा कर देती है, एक साइड में जमा हो जाती है। तो ये जो नैरो वे हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वजह से। क्यों, क्योंकि लीवर के पास तो जा नहीं रही, ये लीवर से कहाँ आ रही है, ब्लड के अंदर आ रही है। क्लियर है।
अब इनकी अपन नॉर्मल जो वैल्यूज होती है वो देखते हैं, क्योंकि अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं बेसिकली। इसमें सिंपल आपको याद रखने के लिए बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अपन एचडीएल से चलते हैं। एचडीएल, ठीक है। एचडीएल है वो, चलो ये मान के चलते हैं कि सर 50 होती है। क्या होगी? अब गुड है मतलब अच्छी है, तो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उसको मैं बोल देता हूँ गुड लाइपोप्रोटीन। मतलब ये हेल्थ, मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मोर देन 50 mmHg होगी। लेकिन सर जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो लेस देन 100 होनी चाहिए। 50 के बाद 100 आते हैं, तो इसको कम से कम लेस देन 100 ml होना चाहिए। ओके। देन सर ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे अपन। 3 वाला है, ट्राई है, मतलब 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 125 से 150 से कम में होना चाहिए। और सर कोलेस्ट्रॉल है, चलो कोलेस्ट्रॉल तो ये 4 होता है, CH4, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये कितना? लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। 50 150 सॉरी 50 मल्टीप्लाई 2 दैट इज लो, कम होनी चाहिए 100 से। 3 ट्राई, 150, 4 कोलेस्ट्रॉल, 200। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलो, दैट इज FBS एंड HbA1c। देखो हीमोग्लोबिन के टाइप होते हैं। अपना HbA होता है, HbF होता है बच्चों के अंदर, HbS होता है जो आपका सिकल सेल वाला एनीमिया होता है। तो HbA जो मोस्ट कॉमन है, उसमें HbA1c, 1c का मतलब क्या है कि ये HbA जो टाइप है उसका C है, ABC होता है। और C होता है ना, वो इंडिकेट करता है सर आपके ग्लूकोज को। मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है। पहली चीज, ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ हीमोग्लोबिन है, दैट इज HbA1c। अब ग्लूकोज सॉरी HB है, तो HB का मतलब बच्चों RBC होता है। और RBC की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। मतलब क्या है यहाँ पे? मोटा मोटा 3 महीना, ठीक है। ये लगभग 3 महीने की ग्लूकोज कंडीशन को बताता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज कितना है। तो 3 महीना याद रह जाएगा। चलो मैं इसको 3 महीने को कर देता हूँ सर 8 से लेकर 12 वीक। 12 वीक होते हैं ना, 4 3 12, 12 वीक। इसी 12 को उठा के इधर ले आओ सर, तो 8 से 12 हावर्स। मतलब कम से कम पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो कितना होना चाहिए? 8 से 12 घंटे। 8 से 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया हो, तो खाली पेट अपन फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं। पहली चीज़, ये कितने घंटे? 8 से 12। अब इसकी नॉर्मल रेंज भी होती होगी, तो ये जो नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 100। अब लेस देन 100 मिलीग्राम पर DL है, लेकिन सर कितनी? 50 चलेगी? नहीं, तो मोर देन 70 होनी चाहिए बच्चों। अब जैसे ही 7 से नीचे जाएगा अपन इसको हाइपोग्लाइसीमिया में इंक्लूड कर देंगे कि पेशेंट का ब्लड शुगर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। याद रह जाएगा। सर इधर HbA1c का क्या सीन है? HbA1c ये परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज में होगा तो नॉर्मल आपको जो याद रखना है वो रखना है 5.7% से बिलो होना चाहिए, ठीक है। 5.7 है, मतलब अगर ये मोर देन 6.5 या 6.5 आ गया दैट इज डायबिटिक मेलाइट, ठीक है। याद रह जाएगा। तो सर प्री डायबिटिक कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है 5.7 से लेकर 6.5 के बीच में है, मतलब 6.4 भी हो भले, 6.4 ये वाली कंडीशन जो है वो होगी प्री डायबिटिक। अब 5.7 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 6.5 से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, चलेगा ना। तो 5.8 से लेकर अगर 6.4 तक की कोई भी वैल्यू है वो क्या है? प्री डायबिटिक है। चलो, वन दैट इज, इनमें आपको याद रखना है क्या कि ये किडनी को इंडिकेट करता है बच्चों। और नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है तो वन है, मतलब 22 है, और ये होगी लेस देन 20 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। तो 10 से 20 याद रहे। क्रिटेनिन ये बहुत कम होती है। क्रिटेनिन लाइक आपका INR होता है ना, तो 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर DL होता है। 0.6 से लेकर 1.2। INR कितना था? 0.8 से लेकर 1.2, ये रेशियो में था, तो इसको यहीं लिखेंगे। ये वैल्यू है तो 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर DL। ऐसे भी यार 10 से 20, ये 6 से 12 याद रह जाएगा। ओके, अब अपना नेक्स्ट और ये है अपना लास्ट स्लाइड दैट इज, चलो बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लाइंट विथ AF हु एज रिसीविंग मेंटेनेंस थेरेपी फॉर वारफेरिन। देखो उसका मेंटेनेंस चल रहा है, मतलब पेशेंट स्टेबल हो गया, बस अब उसके अंदर क्लोट ना बन जाए, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? वारफेरिन दे रहे हैं। तो उसका PT जो है बच्चों वो 35 सेकंड आता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लेबोरेटरी वैल्यू द नर्स एंटिसिपेट विच प्रिस्क्रिप्शन। अब इस बेस पे अपन क्या डिसाइड करेंगे? होल्ड नहीं सॉरी एडिंग द डोज ऑफ हिपेरिन। क्या PT INR इसका नॉर्मल है? तो सर आपने नॉर्मल कितना बोला
कि 12.5 सेकंड पीटीएनआर नॉर्मल है, किसका? आपका। तो पेशेंट वारफेरिन ले रहा है तो 2 टाइम होना चाहिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा सर? 25 सेकंड। अब सर ये बताओ, ये मोर देन 25 सेकंड हो रखा है, 35 सेकंड, तो क्या होगा? सर ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को या हो सकती है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ द वारफेरिन, तो बी के साथ चलो। समझ में आ गया? ए क्लाइंट रिसीव कंटिन्यूअस इंट्रावेनस हिपेरिन सोडियम टू ट्रीट डीवीटी। The client activate APTT is 65 second. The nurse anticipate what the action is need. Okay, discontinue the heparin infusion. बच्चों 65 है। ओके सर, नॉर्मल कितना होता है? हमने अभी बात करी थी। इधर देखो, यहाँ पे आ जाओ, वापस भाग के यहाँ पे आओ। कहाँ पे चलो? यहाँ पे चलो। 30 से 40 सेकंड होता है। चलो, 30 से 40 सेकंड होता है सर। 30 से 40 सेकंड नॉर्मल होता है, और आपने बोला कि ये होना कितना चाहिए? 1.5 से लेकर 2.5 गुना, मतलब 2.5 टाइम ज़्यादा होना चाहिए। मतलब लगभग लेस देन 100 सेकंड तो होना चाहिए ना, 25 चौका 100। तो यहाँ पे कितना है सर? 65 है। बहुत बढ़िया। लेकिन कम तो नहीं है ना? 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा? 15 को मल्टीप्लाई कर दो सर 45 सेकंड 30 से, तो 45 से 100 सेकंड होना चाहिए। किसका? हिपेरिन वाले पेशेंट का। तो सर 65 है, मतलब गुड है। तो क्या करेंगे? लीव द रेट ऑफ द इन्फ्यूजन रेज, जैसा है वैसा वैसा चलने दीजिए। जिस रेट पे वो चल रहा है उसी रेट पे चलने दीजिए। ये उसके लिए अच्छी रिकॉर्ड है, अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा टाइम है एपीटीटी का। क्लियर है? होप सो समझ में आया होगा। और लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब पता है आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं।